आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय पर आयकर लगाया जाता है। कुल आय को हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं और टैक्सेबल इनकम का जो निर्धारण होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वह करदाता की निवासीय स्थिति यानी रेजिडेंशियल स्टेटस पर होता है। एक करदाता की भारत में रहने की स्थिति क्या है, इसको हम निवासी स्थिति कहते हैं। एक करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो सकती है। नागरिकता यानी सिटीजनशिप और रेजिडेंस यानी निवासी दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि ये निवासी का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार होता है और नागरिकता यानी सिटीजनशिप का निर्धारण जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के अनुसार होता है। एक भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन जो है आयकर की दृष्टि से भारत का अनिवासी हो सकता है, जबकि एक विदेशी भारत में निवासी हो सकता है, क्योंकि उनके भारत में ये रहने की स्थिति पर निर्भर करता है। तो एक ये करदाता यानी एसएससी जिसको कहते हैं, एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है आयकर के दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। इसमें पहला ये है कि जो रेजिडेंट कहते हैं, जिनको निवासी कहते हैं, या ऑर्डिनरली रेजिडेंट जिनको हम साधारण निवासी भी कहते हैं। दूसरे करदाता असाधारण निवासी यानी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाते हैं, और तीसरे अनिवासी हैं। इन तीनों में अंतर क्या है? निवासी का मतलब एक तरीके से समझिए ये भारत में रहने वाला है पूरी तरह से, और दूसरा असाधारण निवासी का मतलब ये होगा कि वो कुछ दिन भारत में रहा और कुछ दिन भारत के बाहर रहा है, और अनिवासी का मतलब ये है कि ये भारत के बाहर रहे हैं। कितने दिन भारत के बाहर रहे हैं, सब अलग अलग करदाताओं के अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे कि एक व्यक्ति का ये इंडिविजुअल का रेजिडेंस अलग डिसाइड होता है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या जो साझेदारी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इनका अलग से डिटर्मिनेशन होता है। और जो एक कंपनी करदाता होती है उसका अलग अलग होता है। तो इस तरीके से जितने भी प्रकार के, जितने भी काइंड्स के एसएससी होते हैं, सबका निवास स्थान अलग अलग होता है। ये निवास स्थान यानी रेजिडेंस जो है आपके प्रीवियस ईयर में, यानी एक प्रीवियस ईयर से दूसरे प्रीवियस ईयर में अलग हो सकता है, लेकिन अगर एक प्रीवियस ईयर का निवास स्थान यानी रेजिडेंस अगर डिसाइड हो गया तो वो सभी प्रकार के इनकम के लिए एक ही रेजिडेंस उनका माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, या हाउस प्रॉपर्टी है, या जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, या कैपिटल गेन है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इन सभी के लिए एक ही प्रकार का इनका रेजिडेंस होगा एक प्रीवियस ईयर में, लेकिन दूसरे प्रीवियस ईयर में जाने पर ये अलग हो सकता है। तो एक व्यक्ति का निवास स्थान हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, इसके लिए 2 तरह की कंडीशन दे दी जाती हैं। एक तो बेसिक कंडीशन जिनको हम मुख्य शर्तें या आधार शर्तें कहते हैं, और दूसरी एडिशनल कंडीशंस हैं। बेसिक कंडीशन में 2 हैं और एडिशनल कंडीशन में भी 2 हैं। बेसिक कंडीशन में 2 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा, किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, जबकि दूसरी जो कंडीशन है यानी जो एडिशनल कंडीशन है उसमें से दोनों पूरा करना होता है निवासी के बनने के लिए। निवासी बनने के लिए क्या है कि जो आधार शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन है, 2 में से किसी एक को पूरा करना है और साथ में दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी होती हैं। तो क्या इनका बेसिक कंडीशन है? बेसिक कंडीशन, पहली बेसिक कंडीशन है कि वो प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो गत वर्ष है प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज भारत में रहा, यानी 182 दिन अगर भारत में कम से कम, इससे अधिक रह सकता है, और ये 182 दिन लगातार नहीं गिना जाएगा, बल्कि वो
इधर से उधर भी रह सकता है, किसी महीने में 10 दिन रहा, किसी में 15 दिन रहा, तो ये भी हम टोटल करके 182 दिन का या 182 डेज का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कहने का कि वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन रहा। जैसे आपका ये असेसमेंट ईयर इस साल का 20-21 होगा 2020, और 21 के लिए प्रीवियस ईयर होगा 2019 एंड 20, यानी 2019 और 20। तो 2019-20 में कोई भी इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब यहाँ जैसे नाम से जिसको हम पुकारेंगे, वो व्यक्ति अगर 2019-20 में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। अगर वो 182 दिन नहीं रहता है तो दूसरी कंडीशन इसकी हो सकती है कि वो कम से कम 60 दिन रहा, 60 डेज रहा प्रीवियस ईयर में। लेकिन प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 वर्ष होंगे, उस 4 वर्षों में 365 दिन इनको भारत में रहना जरूरी है। मतलब कहने का कि गत वर्ष से पूर्व, जैसे 2019-20 हमारा गत वर्ष होगा, तो 2019-20 के पहले का, ठीक पहले का 4 वर्ष लेंगे और उसमें कुल मिलाकर के 365 दिन भारत में रहना जरूरी है। और प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 में 60 दिन। तो मतलब दो बेसिक कंडीशन है, एक तो 182 दिन की है और दूसरी है 60 दिन और 365 दिन। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करनी, सेटिस्फाई करनी है। जबकि एडिशनल कंडीशन, 2 एडिशनल कंडीशन है जिनको पूरी तरह से इनको पूरा करना है, दोनों साथ में पूरा करना है। तो क्या है ये कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, यानी कि ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम वो 2 years जो है 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। मतलब कि प्रीवियस ईयर का यहाँ 2019-20 अगर हम लेते हैं तो उसके पहले का यानी 2018-19 से लेकर के ठीक बैक टू जाएंगे और उस 10 साल में कम से कम इसको 2 साल जो है भारत का निवासी या रेजिडेंट होना चाहिए, एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है इनकी, जो एडिशनल कंडीशन दूसरी है कि ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज, यानी 730 दिन या उससे अधिक दिन रहना है ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि गत वर्ष से ठीक पूर्व के पिछले 7 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व के यानी प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 वर्ष लेंगे और उसमें 730 दिन उसको भारत में रहना है। तो 2 कंडीशन हो गई, एक तो 2 साल उसको नागरिक ये निवासी होना है पिछले 10 वर्षों में, और पिछले 7 वर्षों में कम से कम उसको 730 दिन भारत में रहना है। यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ अपवाद है 182 दिन, जो ये बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन में जैसे 182 दिन और 60 दिन 2 चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर में रहने के लिए। तो जो 60 दिन है वो कुछ 2 दशाएं ऐसी हैं कि जहाँ अप्लाई ये नहीं होगा। 60 दिन की जगह पर उसको पहली कंडीशन यानी कि कम से कम 182 दिन भारत में रहना जरूरी है। क्या ये 2 कंडीशन है जिसको हम अपवाद कहते हैं, जिसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। एक तो अगर करदाता किसी भारतीय समुद्री जहाज का, यानी जो इंडियन शिप है, ये इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसका सदस्य चालक सदस्य है, और वो चूंकि चालक सदस्य क्रू मेंबर का तो समुद्री जहाज का, तो वो जो है आपका बाहर ये एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाते रहते हैं। अगर ये ऐसा किए तो कम से कम भारतीय बंदरगाह पर यानी भारत में उसको 182 दिन रहना जरूरी है। कितने दिन रहना जरूरी है, 182 दिन 60 दिन की जगह पर। पहली कंडीशन मतलब बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन उसको पूरा करना जरूरी है। या कोई एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो अपने रोजगार के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन के लिए भारत के बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो भी उसको भारत में 182 दिन रहना जरूरी होता है। तो ये पहली कंडीशन, ये अपवाद है। दूसरा ये एक अपवाद ये है कि एक भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रहता है, यानी ऑलरेडी भारतीय मूल का जो इंडियन ओरिजिन अगर भारत के बाहर रहता है और भारत में वो प्रीवियस ईयर में अपने कार्य से आता है, ऑन विजिट भारत में वो आता है, भ्रमण पर आता है, तो उसको कम से कम कितना दिन रहना है, 182 दिन। तो ये 2 ऐसी कंडीशन हैं जिनको हम
क्या बोलेंगे कि ये 60 दिन की जगह पर 182 दिन उसको शर्त पूरी करनी है, बेसिक कंडीशन, और उसके साथ में जो एडिशनल कंडीशन है वो दोनों पूरी करनी जरूरी होंगी, तभी वो भारत का निवासी माना जाएगा। अब असाधारण निवासी कौन होगा? असाधारण निवासी, जिसको हम NOR शॉर्ट में बोलते हैं, या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत में निवासी होने की जो बेसिक कंडीशन है, भारत में जो इनका रेजिडेंट होने की जो बेसिक कंडीशन है, यानी दो जो बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई एक शर्त पूरा कर देता है, परंतु जो एडिशनल कंडीशन है वो पूरा नहीं करता है, जो अतिरिक्त शर्तें हैं उसमें से कोई एक या दोनों अगर ये नहीं पूरा करता है तो वह व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा? असाधारण निवासी। यानी कि 182 दिन या 60 दिन गत वर्ष में रहने की शर्त, प्रीवियस ईयर में रहने की शर्त तो पूरा करता है, लेकिन बाकी जो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष या गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन रहने की ये शर्त दोनों में से कोई एक या दोनों अगर नहीं पूरा करता है तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी होगा। अब निवासी, असाधारण निवासी के लिए टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन अब एक व्यक्ति इंडिविजुअल जो अनिवासी है वो कब होगा? अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट कब माना जाएगा? यदि कोई व्यक्ति निवासी होने की दोनों आधार शर्तों में से, यानी कि जो बेसिक कंडीशन है, ये रेजिडेंट होने की जो बेसिक कंडीशन है, 2 शर्तें हैं, उसमें से एक पूरा करना निवासी होने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन अनिवासी के लिए क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक भी शर्त वो पूरा नहीं करता है, अर्थात न तो 182 दिन रहता है और न तो 60 दिन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अनिवासी या नॉन रेजिडेंट मानेंगे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा कि अनिवासी के लिए, नॉन रेजिडेंट यानी जो भारत के बाहर का रहने वाला है, उसके लिए केवल भारतीय इनकम पर, इंडियन इनकम पर ही टैक्स देना होता है, भारत के बाहर की इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है। ये आपका एक इंडिविजुअल यानी कि जो बेसिक इनकी कंडीशन है और एडिशनल कंडीशन पूरा करने के आधार पर इनका निवास स्थान निर्धारित होता है। अब आते हैं दूसरे प्रकार के करदाता। दूसरे प्रकार के करदाता क्या है कि हिंदू अविभाजित परिवार, जिनको हम संयुक्त हिंदू परिवार भी कहते हैं, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, और व्यक्तियों का संघ यानी जो पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनको कहते हैं, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है, कैसे ये भारत में निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी, तो इनके हम मैनेजमेंट पर देखते हैं। मैनेजमेंट यानी कि जो इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट कैसे चलता है, यानी कि कैसे इनकी नीतियाँ, पॉलिसीज बनाई जाती हैं और कैसे जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि ये भारत में निवासी हैं यानी रेजिडेंट इन इंडिया या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया हैं। तो गत वर्ष में इनका प्रबंध और निवासी होने के लिए क्या जरूरी है? तीनों प्रकार करदाता यानी कि जो HUF, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, या आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, इनका प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में हो रहा था गत वर्ष में, तो इन्हें निवासी माना जाएगा। और असाधारण निवासी कब माने जाएंगे कि फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों का संघ भारत में असाधारण निवासी नहीं हो सकता, लेकिन एक संयुक्त हिंदू परिवार, जिसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या अविभाजित परिवार कहते हैं, ये असाधारण निवासी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जो इसका मुखिया है घर का, यानी जो परिवार का मुखिया है, जिसको हम मैनेजर कहते हैं, जिसको हम कर्ता कहते हैं, अगर वो गत वर्ष में असाधारण निवासी रहा, गत वर्ष में असाधारण निवासी रहा है, तो परिवार भी इनका असाधारण निवासी होगा। कहने का मतलब ये कि निवासी होने की, एक व्यक्ति के निवासी होने की आधार शर्तों में से, बेसिक कंडीशन में से दोनों में से एक तो पूरा करता है, लेकिन जो एडिशनल कंडीशन है उसमें से दोनों में से कोई एक पूरा नहीं करता है, तो इसको हम क्या मानेंगे? असाधारण निवासी कहते हैं। तो अगर घर का कर्ता या मुखिया जो है असाधारण निवासी गत वर्ष में रहा,
तो उसको हम परिवार को भी असाधारण निवासी मानेंगे, जबकि फर्म और व्यक्तियों का संघ भारत में असाधारण निवासी नहीं हो सकता। तो तीसरा यह है अनिवासी, यानी ये फर्म, परिवार, ये जो है व्यक्तियों का संघ, ये अनिवासी भारत में कब माना जाएगा? यदि इनका प्रबंध और नियंत्रण यानी मैनेजमेंट और कंट्रोल ये पूरी तरह से गत वर्ष से भारत के बाहर रहा है, प्रीवियस ईयर में, गत वर्ष में भारत के बाहर रहा है, तो इसे हम अनिवासी मानेंगे। तो इस तरीके से इनका तीनों प्रकार का निवास स्थान निर्धारित होता है। अब कंपनी का निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है? एक जो कॉर्पोरेट जिसको कहते हैं, निगम कहते हैं, जिसको रेजिडेंस ऑफ ए कंपनी कैसे होगा कि एक कंपनी भारत में निवासी यानी रेजिडेंट इन इंडिया तब मानी जाएगी जबकि वह एक भारतीय कंपनी हो। भारतीय कंपनी का मतलब जिसका पंजीकरण, जिसका रजिस्ट्रेशन या जिसका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडियन कंपनी एक्ट में हुआ है, चाहे वो इंडियन कंपनी एक्ट आपका 2013 हो, चाहे 1956 हो या इसके पहले के एक्ट हो, अगर उसमें इनका पंजीकरण हुआ है तो वो भारतीय कंपनी मानी जाएगी। या इनका गत वर्ष में पूर्ण रूप से कंपनी का प्रबंध और नियंत्रण भारत के अंदर रहा है। भारत के अंदर अगर इनकी मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाई गई है, कंट्रोल इनका किया गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन फुल्ली जो है भारत में रहा है, तो ये आपकी निवासी कंपनी मानी जाएगी। असाधारण निवासी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगी कंपनी? कि ये असाधारण निवासी नहीं होती, यानी या तो वो निवासी होगी या अनिवासी होगी, यानी रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगी। तो इस तरीके से एक अनिवासी कंपनी कब होगी? कि जब कोई कंपनी निवासी होने की शर्तों को पूरा नहीं करती है। निवासी होने की शर्तें क्या है? कि वो भारतीय कंपनी हो या गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत में प्रबंधन नियंत्रण होता रहा है, ये निवासी होने की शर्त है। तो अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो ऐसी कंपनी को हम अनिवासी कंपनी कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो विभिन्न प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के एसएससी या करदाता हैं, करदाता मतलब जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिनको टैक्स जमा करना होता है, उनके रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन या निर्धारण होता है। अब इन पर टैक्स कैसे देना होगा ये बाद में दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।